वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का। और चैप्टर 2 में जो है दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक 1950 से 1990 जो है चैप्टर का नाम। और ये है मेरी 4th वीडियो इस चैप्टर की। इससे पहले हम 3 वीडियो जो है वो बना चुके हैं, तो एग्रीकल्चर पर एक तरीके से वीडियो चल रही है। और ये मेरी 4th वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अब ग्रीन रेवोल्यूशन। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इसके क्या फ़ायदे थे, इसके क्या रिस्क थे, इसके क्या सक्सेस थे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। ये मेरी है वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर की। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी जो है मैंने बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले वो उसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन, फिर उस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन of food grains due to use of high yielding variety of seeds। बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं। तो सीड्स मतलब बीज। आपको पता होगा जैसे हम कैसे करते हैं फार्मिंग, हम पौधा उगाते हैं। बेसिकली समझ लीजिए एक बीज होता है, एक सीड होता है। उस सीड को हम डालते हैं ज़मीन में। उस ज़मीन में जब डालने के बाद सीड्स को हम पानी देते हैं, पानी से वो पौधा निकल जाता है। और ऐसी फार्मिंग होती है हर जगह, ठीक है ना। तो सीड्स जो है वो डाले जाते हैं, बट ये जो सीड्स होते हैं हाई क्वालिटी सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी मतलब हाई यील्ड मतलब हाई प्रोडक्शन। ऐसे तरीके के सीड्स डाले जाते हैं जिससे कि मेरा इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाता है फूड ग्रेन्स का। मतलब कि उस तरीके के सीड जो है मैं यूज़ करूँगा फार्मिंग में कि जिस लैंड पर मैं आज समझ लीजिए 100 किलो राइस उगा पा रहा हूँ, मैं अगले साल जब वो लैंड पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में यूज़ करूँगा तो सेम लैंड पर मैं 300 किलो राइस उगा पाऊँगा, क्योंकि वो जो सीड है वो ही बहुत क्या है अच्छा होगा। उसको कहते हैं HYV टेक्नोलॉजी। HYV मत लिख देना दोस्तों प्लीज़ गलती से भी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड जो हम डालते हैं, इससे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है। आपने देखी होगी दोस्तों गेम खेली होगी जिसमें रेसिंग वाली गेम होती है, जिसमें आप जो तेज़ भाग रहे होते हैं, आपकी गाड़ी तेज़ जा रही होती है 100 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है ना। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही होती है, तो उसके बाद आप यूज़ करते क्या, आप यूज़ करते हो दोस्तों नाइट्रोस। होता है ना नाइट्रोज, आप यूज़ करते हो, दबाते हो बटन और गाड़ी एकदम से तेज़ दौड़ने लग जाती है आपकी, फिर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं ना, ये एक तरीके के नाइट्रोज हैं। वो नाइट्रोज क्या करते हैं कि आपके जो लैंड है ना, जो ज़मीन है, उसको उसकी जो उपजाऊता है या कह लीजिए उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ा देते हैं बहुत ज़बरदस्त। उसकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी बढ़ जाती है कि उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप 100 किलो की जगह 300 किलो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट इज़ लार्ज refers to large increase in production of food grains due to use of high yielding variety of seeds। ये दोस्तों हमारा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके दोस्तों दो पॉइंट हैं जो हमको समझने चाहिए। एक तो इट वाज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर एडिक्वेट ड्रेनेज एंड वेस्ट फैसिलिटी एंड वाटर सप्लाई वाज अवेलेबल। बेसिकली ये उन जगह यूज़ हो रहा था जहाँ पर पानी की जो दिक्कत नहीं थी कोई, ठीक है ना। जहाँ पर पानी का सप्लाई अच्छा था, मतलब इरिगेशन पानी देना, पानी का सप्लाई अच्छा था, ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छी थी, मतलब सुखाना। वाटर सप्लाई मतलब पानी देना, और ड्रेनेज मतलब पानी सुखाना। ये जो चीज़ें थी यानी कि जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी थी, ये वहीं पर जो है यूज़ हो रहा था ग्रीन सप्लाई। ये वहीं पर ही यूज़ एक तरीके से आप कर सकते थे। ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आप वहीं पर यूज़ कर सकते थे जहाँ पर पानी का जो है इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों। दूसरा, इसमें इट नीडेड हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। बेसिकली जब भी HYV टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स जो है हम जहाँ पर भी यूज़ करेंगे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्टिलाइजर बेसिकली कुछ नहीं होते। फर्टिलाइजर इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने लैंड पे डालते हैं, आप उस वक्त ज़मीन पे डालते हैं। उसको डालने से जो है आपके क्या नाम है पेस्टिसाइड्स वगैरह मर जाते हैं, प्लस उस आपकी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। एक तरीके से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसे कहते हैं फर्टिलाइज़र। ये केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं दोस्तों। ये लैब वैब में बनते हैं, सरकार वगैरह जो भी है वो बनाते हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज होते हैं ये अलग से बनाते हैं, ठीक है ना। ये नेचुरल नहीं होते हैं, केमिकली प्रोड्यूस होते हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी दोस्तों। एक तो ये कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वहीं यूज़ होंगे जहाँ पर पानी की अच्छी जो है व्यवस्था होगी। दूसरा, जहाँ पर आप हैवी डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर डाल सकें। बेसिकली दो चीज़ें ये हुई कि मतलब या तो एक तो पानी की वहाँ पर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका थोड़े पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाएंगे, और केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं खरीद सकते तो HIV सीड्स आप नहीं डाल पाएंगे। तो बेसिकली वो फार्मर्स या वो जगहें, स्टेट्स
वो लोकेशन जहाँ पर पानी की व्यवस्था सही थी और जहाँ पर फार्मर के पास थोड़े पैसे भी हुआ करते थे, वहाँ पर जो है HYV सीड्स जो है अच्छे से डाली जाती थी, वहाँ पर सक्सेसफुल हो रही थी। इसका मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन फिर वहीं पर ही शुरू हुआ था सबसे पहले, जहाँ पर थोड़े बहुत फार्मर्स के पास पैसे थे और क्या मैंने वहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि उसके सक्सेस के फैक्टर्स क्या क्या थे, इसका रिजल्ट कैसा आया। हमने ये तो देख लिया भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी वाली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है हमने डाली हैं और उससे हमारी जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब इसका सक्सेस कैसा था, इसके सक्सेस जो थे दोस्तों बेटा दो फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, देयर आर टू फेज ऑफ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना, जब भी कोई बड़ा एक फेज़ होता है, बड़ा सा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करता है, तो उसको पहले टेस्ट फेज़ पर डाला जाता है। मतलब पहले कुछ जगह यूज़ किया जाएगा, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसको पूरे देश में या पूरी सोसाइटी में उसको क्या नाम है डाला जाता है। ठीक है ना, कहीं पर कुछ भी कोई भी बड़ा जो है कदम अगर लिया जाता है, कोई टेस्ट किया जाता है, तो ऐसे ही शुरू करते हैं। आप स्टार्टिंग में पूरे देश में उस टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते, पहले ग्रुप को आप देखते हो डाल के, उस ग्रुप पे अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर आगे जाके आप बढ़ते हैं। और यही हुआ दोस्तों, फर्स्ट फेज जो था वो था मिड 1960 से मिड 1970, 1965 से 1975 के आसपास, जहाँ पर जो है जो ग्रीन एवोल्यूशन था वो सबसे पहले कारगर साबित हुआ अफ्लुएंट स्टेट्स। अफ्लुएंट मतलब होता है दोस्तों थोड़ी रिच स्टेट्स, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में जो है सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है फ़ायदा देखा गया, इनका सक्सेस देखा गया। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु रिलेटिवली रिच स्टेट, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अमीर है, रिलेटिवली जो है थोड़े अमीर स्टेट थे, क्योंकि यहाँ पर खेती भी ज़्यादा होती थी। तो पहला जो था यहाँ पर उनका जो है उनका फ़ायदा देखा गया। फिर सेकंड फेज़ में उनको क्या किया गया, सेकंड फेज़ में जो कि 1975 से 1985 के आसपास था, उसमें जो है HIV टेक्नोलॉजी वो जो है वो लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स पर एक तरीके से फैला दी गई थी। पहले जो है तीन चार स्टेट्स में उनको यूज़ किया गया फर्स्ट फेज़ में। सेकंड फेज़ में जब इन पर रिजल्ट अच्छे आए तो जो है पूरे देश में जो है HIV टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर ली गई। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, इन सब स्टेट्स में भी जो है HIV टेक्नोलॉजी को है यूज़ किया गया सेकंड फेज़ में, जो कि था मिड 1970 से मिड 1980 तक। तो ये दोस्तों ये तो हो गया हमारा सक्सेस। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या थे, क्या क्या हमको उससे क्या नाम है फ़ायदा मिला था। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना दोस्तों, इसके 3 पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको आ जाए एग्जाम में, जो कि बहुत जो है चांसेस ज़्यादा है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, आपको इसको मैं नोट्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर ये आपको आ जाए तो आपको दोस्तों 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के, और वो तीनों पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए और मैं आपको तीनों बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, आपको वो उसके बाद आपको कभी भूलोगे ही नहीं। पहला है दोस्तों अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अबे मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है दोस्तों, मार्केटेबल सरप्लस होता है जब आप अपने लैंड पर कुछ उगाते हो, उस लैंड पर उगाने के बाद सबसे पहले आप सेल्फ कंजम्पशन करते हो, सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो बच जाता है वो आप मार्केट में ले जाते हो बेचने, उसे हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। इट इज़ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर आफ्टर मीटिंग सेल्फ कंजम्पशन। भाई एक लैंड पर 100 किलो जो है आप उगा रहे हैं, ठीक है ना, अब उसमें से 20 किलो जो है आपने यूज़ कर लिया, तो 80 किलो क्या हुआ मेरा मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस जो है अटेन हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। मतलब आप ये समझिए कि ये है लैंड मेरा, ठीक है ना, इस लैंड पर 100 kg जो है मैं उगा रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, जिसमें से 20 किलो जो है मैं अपने लिए यूज़ करता था और 80 kg जो है मैं मार्केटेबल सरप्लस होता था, बेसिक में मार्केट में बेच देता था। अब जब मैंने HYV टेक्नोलॉजी यूज़ करी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मैंने यूज़ करी, तो क्या हुआ दोस्तों, फिर उसी लैंड पर 100 की जगह 300 जो है मैं केजी उगाने लगा। बट मेरा कंजम्पशन तो 20 ही है। भाई मेरे खानदान में तो नहीं लोग हैं ना, वो तो बढ़ नहीं गए, उनकी भूख भी उतनी है, उतना ही खा रहे हैं लोग, तो मेरा कंजम्पशन तो उतना ही रहा। बट ये है जो मेरा, ये हो गया मेरा 280। तो 80 से 280 हो गया मेरा मार्केटेबल सरप्लस। मतलब मार्केट में जहाँ मैं पिछले साल 80 kg बेच रहा था, अब मैं 280 kg बेच पा रहा हूँ HYV सीड्स की बदौलत। ठीक है ना, तो मेरा इंक्रीज हो गया मार्केटेबल सरप्लस। ये एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज हो गया, मतलब मार्केट में अब खाना ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, जो पहले कमी थी, स्केर्सिटी थी खाने की। दूसरा बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक रखा रहे। बफर स्टॉक का मतलब है एक्स्ट्रा स्टॉक। दोस्तों क्या था कि पहले तो एक वो ज़माना था कि जब हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल जो है स्केर्सिटी थी और हम US वगैरह से, अमेरिका से हम
खाना जो है इम्पोर्ट किया करते थे, ठीक है ना। बट क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया, एक तरीके से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। हर जगह जहाँ पर 100 kg 200 kg लोग उगा रहे थे, वो 3 to 4 टाइम ज़्यादा उगाने लग गए। समझ लो कि पहले हमारे देश में टोटल 1000 क्विंटल करके टोटल प्रोडक्शन होता था। अब जो है HIV सीड्स की वजह से हमारे देश में 4000 क्विंटल जो है अब हो रहा है प्रोडक्शन। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है ना। लोग जो है उतने ज़्यादा नहीं बढ़े थे, ठीक है ना, 3-4 गुना लोग तो नहीं बढ़े ना 1-2 साल में। तो क्या हुआ कि हमारे पास बफर स्टॉक बच गया, ठीक है ना। बफर स्टॉक जो बच गया उससे फ़ायदा ये हुआ कि बेसिकली अब क्या है, सरकार के पास ऑप्शन था कि कभी भी मान लो कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई। अभी आया था ना पीछे पीछे केरला में सुनामी आई थी, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, फिर कोई जब हमारी कंट्री कहीं वॉर पे चली जाए, ऐसी इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन की हमारे पास बफर स्टॉक हुआ करता था कि भाई अगर उस वक्त मान लीजिए कहीं पर ऐसा कुछ कैलेमिटी आ गई, तो आप उस वक्त नहीं बोल सकते फार्मर्स को कि भी आप उगाओ सामान, आलू प्याज टमाटर तुम राइस वगैरह उगाओ। उस वक्त एकदम से शॉर्ट नोटिस पर नहीं उगते हैं ये सब चीज़ें। ये सब सीजनल चीज़ें होती हैं, बारिश आई उगी, नहीं हुआ नहीं हुआ, ये सब होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमने आज बोला और ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए बफर स्टॉक जो सरकार रख पा रही थी, अपने गोदामों में खाना रख पा रहे थे, वो खाना रखने की बदौलत हमारे पास एक बफर स्टॉक हो गया। उस बफर स्टॉक की बदौलत हमें किसी भी तरीके की मान लीजिए इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन से मीट से लड़ने की एक तरीके से ताकत आ गई। तो सेकंड पॉइंट हमारा है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो लो इनकम ग्रुप है, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ था हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से। इनको दोस्तों फ़ायदा कैसे हुआ, दोस्तों मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। भाई पहले क्या था हमारे देश में टोटल, क्योंकि सबका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बढ़ गया। पहले मान लीजिए पूरे देश में 1000 क्विंटल खाना प्रोड्यूस हो रहा था। अब उसी देश में अगले 2-3 साल में 5-10 साल में 3000 क्विंटल खाना जो है प्रोड्यूस हो रहा है। लोग बहुत बड़े नहीं। अब क्योंकि खाने का सप्लाई बढ़ गया, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी बढ़ गई। अवेलेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो प्राइस जो है वो कम हो जाता है। जब किसी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। सिंपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वाटर वर्सेस पेट्रोल, ठीक है ना। आपको जीने के लिए किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, सर हमें तो वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है। पेट्रोल नहीं भी होगा तो क्या जिंदा नहीं रह पाओगे ना। फिर भी पेट्रोल से पहले भी लोग जिंदा रह रहे थे, लेकिन पानी नहीं होगा तो भाई जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या महंगा है ज़्यादा, पेट्रोल ज़्यादा महंगा है और वाटर सस्ता है। जबकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फिर भी ये सस्ता और ये महंगा है। क्यों? क्योंकि भाई अवेलेबिलिटी जो है वो इशू आ गया है। अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो कम है और इसकी बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन पेट्रोल बहुत कम है। क्योंकि पेट्रोल कम है इसलिए उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और वाटर बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका प्राइस कम हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कल हमको कहीं पर कोई कोई एक बहुत बड़ा जो है ऑयल फील्ड मिल जाती है, कहीं पर ज़मीन में बहुत बड़ा जो है पेट्रोल का कोई खजाना हमको मिल जाता है कहीं चेन्नई वगैरह में। तो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका जो प्राइस है वो भी और कम हो जाएगा, इसका भी जो है प्राइस कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी बढ़ते ही प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसे ही हो रहा था हमारे फूड ग्रेन्स के साथ, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी, अब खाना हमारे देश में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा था, तो उनका जो है प्राइस कम हो गया था। और जब प्राइस कम हुआ खाने का, पहले वही बंदे को 21 रुपये किलो जो मिल रहे थे राइस, अब उस बंदे को 15 रुपये किलो राइस मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए तो सस्ता हो गया ना भाई, अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तब उसके लिए हो गया सस्ता। इसलिए जो है लो इनकम ग्रुप ऑफ पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि खाना जो है वो सस्ता हो गया था। पहले ये समझे कि पहले आपके घर के पास सिर्फ एक ही दुकान थी जो राइस बेचता था। अब क्या है कि खाना है ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो 3-4 दुकानों में राइस प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको ये नहीं बोल सकता कोई 21 रुपये से कम नहीं दूंगा, आप बोल दोगे भाई पिछले वाली दुकान पे तो 15 रुपये मिल रहा है, तो प्राइस अपने आप कम हो जाता है जब अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जो बेनिफिट हुआ था इसका वो हुआ था लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। तो इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे हमारे, एक तो अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो मार्केटेबल सरप्लस है वो बढ़ गया था हमारा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई थी। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, हमने जो है बफर स्टॉक रखना शुरू कर दिया था सरकार ने फूड ग्रेन्स का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई थी। अब हम रख पा रहे थे अपने गोदामों में ताकि किसी भी तरीके की नेचुरल कैलामिटी से भिड़ने की हमें ताकत आ सके। तीसरा जो था बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप, क्योंकि हमारे पास क्या नाम है प्रोडक्शन बढ़ चुका था तो प्राइस जो है वो कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो जो लो इनकम ग्रुप हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है बहुत फ़ायदा हुआ था। ये थे दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आपके एग्जाम में आए तो ऐसे के ऐसे ये पॉइंट्स के नाम जरूर छाप के आना दोस्तों, अंदर चाहे कुछ भी लिखो लेकिन ये पॉइंट्स के नाम जरूर आपको लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट हम आते हैं दोस्तों टॉपिक इस वीडियो पर जो है वो है रिस्क अंडर
ग्रीन रेवोल्यूशन। हर चीज़ के दोस्तों दो जो है पहलू होते हैं, हर चीज़ के जो अगर बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं। आप बोलो भाई मुझे यहाँ से क्रिकेटर बनना है आज, तो ठीक है भाई, फ़ायदे बहुत हैं लेकिन कुछ रिस्क भी हैं, ठीक है ना। तो रिस्क अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थे? पहला रिस्क था रिस्क ऑफ पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट अटैक, सॉरी पेस्ट अटैक। दोस्तों पेस्ट अटैक वो होता है दोस्तों जब कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स, उसे उसका जो रिस्क है उसे कहते हैं पेस्ट अटैक। वो रिस्क उसका पेस्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया था क्योंकि जो HIV सीड्स थे ना, HIV सीड्स, दे वर मोर प्रोन टू पेस्ट। अब वो ऐसे थे जिनकी तरफ जो ज़्यादा जाते थे, क्या नाम है, कीड़े मकोड़े। अगर दो खेत है, एक जगह HIV सीड है, एक जगह नॉर्मल सीड्स हैं, तो HIV सीड्स की तरफ ज़्यादा जाते थे इंसेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे वो हर तरीके का होता है, जैसे गुड़ की तरफ जो है मक्खी ज़्यादा जाती है, तो अपना अलग वो होता है कि जैसे हमारे जो इंसेक्ट्स है वो भी एक तरीके से आप और मैं खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो इंसेक्ट्स के लिए जो है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फसल ही खाते हैं, उनको और कुछ, वो और कुछ खा ही नहीं सकते, नेचर उन्हें उनको ऐसा बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फार्मर जो है वो ऐसा करने देगा कि उसके खेत हैं, अगर वो सब कुछ इंसेक्ट्स पे छोड़ देगा तो फिर वो बेचारा वो खुद के खाएगा और बेचेगा क्या। तो इस तरीके से जो इंसेक्ट जो है ना, पेस्ट अटैक एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हुआ करता था। और जो HIV सीड्स होती थी उनके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे इंसेक्ट्स को, ठीक है ना। इंसेक्ट्स वर मोर प्रोन टू HIV सीड्स, ये था पहला रिस्क। तो अगर आपने HIV सीड्स यूज़ किए तो आपको पेस्ट अटैक से बचने की आपको बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। दूसरा रिस्क जो है वो क्या था? दूसरा रिस्क था दोस्तों रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़। इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई दोस्तों। फार्मिंग में भी फार्मर कुछ अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए। क्यों दोस्तों? हमने अभी पढ़ा था, आपको याद होगा कि भाई जहाँ जहाँ पहले वो सबसे पहले कहाँ पर यूज़ हुआ, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बेसिकली थोड़े रिच, थोड़े से रिलेटिवली अफ्लुएंट स्टेट्स पे। ऐसे ही हुआ था दोस्तों, जो फार्मर्स भी थे जिनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा थे ताकि वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकें, जिनके पास वाटर सप्लाई अच्छा था, उन्होंने तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। लेकिन जो थोड़े गरीब थे फार्मर, जो कि ज़्यादातर थे गरीब फार्मर, जिनके पास ना तो वाटर से फैसिलिटीज़ थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा महंगा तो टेक्नोलॉजी है दोस्तों। एक तो आपको HIV सीड तो मिल जाएगा, बट आपको उसको पेस्ट अटैक से आपको बचाना पड़ेगा, फेंसिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा महंगा तो है। तो अगर वो जो कर पाए, जो वही कर पाएगा जिसके पास थोड़े पैसे हैं। जो पैसे नहीं है जिसके पास, वो थोड़ा बेचारा जो है पीछे रह जाएगा। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका एक बहुत बड़ा रिस्क ये था कि इनकम इनक्वालिटीज़ बढ़ गई थी। जो फार्मर जो अमीर था उसको तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जो गरीब था उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल जो था ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बहुत अच्छा जो है टेक्नोलॉजी था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशन था, एक बहुत अच्छा फेज़ था। इसने हमारे एक तरीके से एग्रीकल्चर में के लिए जो प्रोडक्शन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया था। दोस्तों ये था इस वीडियो में। और अगर आपको मैं दोबारा रिवाइज़ करा दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ी, ठीक है ना, कि भाई HIV सीड्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है। फिर हमने पढ़ा कि भाई उसके सक्सेस फैक्टर्स क्या थे। फर्स्ट फेज़ में सक्सेस हुआ जब कुछ स्टेट्स में इनको यूज़ किया गया। सेकंड फेज़ में उनको सबके सब स्टेट्स में यूज़ करके उनको क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक लेके जाकर प्रोडक्शन बढ़ाई गई। ये था हमारा सक्सेस। फिर तीसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें 3 पॉइंट है। एक तो मार्केटेबल सिक्के सरप्लस बढ़ गया, सेल्फ कंजम्पशन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा बेच पा रहा था, बफर स्टॉक बढ़ गया, लोग जो सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास गोदामों में रख पा रही थी नेचुरल कैलेमिटी के से लड़ने के लिए। बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप, गरीब लोगों का फ़ायदा हो गया क्योंकि जो है प्राइस कम हो गया था। फिर हमने पढ़ा रिस्क अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। रिस्क में हमारा क्या था दोस्तों? पहला रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, क्योंकि HIV सीड्स हैं, HIV सीड्स जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स उनकी तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो एक रिस्क वो था HIV सीड्स यूज़ करने का। दूसरा था भाई इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई थी क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा सा जो है महंगा मामला है, तो जो फार्मर जो गरीब थे उनको तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ, वो इतना फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन जो अमीर थे उनको ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। दोस्तों ये थी वीडियो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जब आप लाइक करते हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचती है, लोगों को ज़्यादा रिकमेंड होती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थी मेरी चौथी वीडियो इस चैप्टर की। थैंक यू वेरी मच।